Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is SHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर. हम मॉनेटरी टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि सबसे पहला जो टूल था व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव तो वो था रिजर्व रेशियोज, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीआरआर एंड एसएलआर. बिफोर वी मूव फर्दर लेट मी टेल यू कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स में से कंबाइंड या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड साथ ही साथ बिफोर बिगनिंग दिस सेशन आई वांट टू टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंटेंसिटी से सीआरआर में से टॉपिक्स उठ कर आए हैं, एसएलआर में से, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स में से. तो जो पुराने सालों के क्वेश्चन है वो आपको एक बहुत बढ़िया इंसाइट देंगे और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने डेप्थ में वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, और पूरे एक पैटर्न का बहुत सही आपको आइडिया मिलेगा. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि गो थ्रू द पी वाई क्यूज फॉर श्योर. वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर दैट, जिसमें कि आपको पी वाई क्यूज के साथ साथ एम सी क्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे. तो आप उसे लिंक में से चेकआउट कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड लास्ट टाइम. तो आज इसमें से जो फर्स्ट है रिजर्व रेशोज, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि आ जाती हैं सी आर आर एंड एस एल आर. बिफोर वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज, लेट मी टेल यू कि RBI.org.in, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है यहाँ पे. RBI.org.in पर जाकर, जो कि ऑफिशियल पेज है, आप जो भी एक्चुअल में सी आर आर एस एल आर इनके रेट्स चल रहे हैं वो चेक कर सकते हो. ठीक है, तो करंटली सी आर आर एस एल आर इस रेट पर चल रहा है. इसके अलावा रेपो रेट्स, रिवर्स रेपोज, एम एस एफ, जो भी हम पढ़ेंगे या जो भी हम पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पर उसके ऑफिशियल डेटा जो है मिल जाएगा. एग्जामिनेशन रेलिवेंट जो है वो ये वाला है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, बट कुछ चेंजेस होंगे तो वी विल अपडेट यू बिफोर हैंड. सो कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसे पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चीज़ें इमेजिन करें. तो मान लो ये बैंक है, ठीक है, लुक्स लाइक अ हाउस बट इट इज़ अ बैंक. बैंक के पास पैसा आता है, और वही पैसा जो कि बैंक्स के पास लोग डिपॉजिट करके जाते हैं और कहीं से फंड्स आते हैं, बैंक के कुछ रेवेन्यूज होते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा कर कर बैंक लोन्स में दे देता है. तो मान लो बैंक के पास 150 रुपये आए. क्या बैंक पूरे 150 के 150 रुपये लोन में दे सकता है? आरबीआई बोलता है नहीं, बैंक्स तुम ऐसा नहीं कर सकते. तुम्हें कुछ चीज़ें, कुछ प्रोविजंस ऐसे रखने पड़ेंगे कि अगर तुम्हारे पास 150 रुपये आ रहे हैं तो 50 रुपये तुम रिजर्व्स में रखो और बाकी के 100 रुपये जो है उसकी लेंडिंग करो. ठीक है जी. उसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सी आर आर एंड एस एल आर. नाउ जितना भी पैसा बैंक्स के पास है, जब उसका कुछ परसेंटेज वो एक ट्रक में, ये ट्रक के ऊपर देख रहे हो ना कैश रखा हुआ है, उस कैश का कुछ परसेंटेज ट्रक में रख कर आरबीआई के पास पहुंचा दे. ठीक है, ये हमारा बैंक था, यहाँ पर हमारा आरबीआई है. तो इसने ये ट्रक में रख कर पैसा बैंक से लेके आरबीआई पे पहुंचा दिया. वो तो होता है जी हमारा कैश रिजर्व रेशो, क्योंकि दैट इज दैट पार्ट और दैट पोर्शन ऑफ अर कैश डिपॉजिट दैट द बैंक्स सेंड टू आरबीआई. ठीक है. एसएलआर क्या होता है? जो भी बैंक के पास फंड्स हैं तिजोरी में रखे हुए, उस तिजोरी में से एक अलग तिजोरी बनानी है आरबीआई के नाम की, जिसके अंदर कैश तो रखना ही है, साथ में कुछ गोल्ड रखना है और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये रखने हैं. और इनको कॉम्बिनेशन बनाकर आरबीआई का टैग बनाकर उसे साइड पे कर देना है. तो अब अगर बैंक के पास 150 रुपये हैं, या लेट्स से बैंक के पास 100 रुपीज है, और 4% इज द कैश रिजर्व रेशो, तो 4 रुपये बैंक ट्रक में डालकर आरबीआई को भेज देगा. और एसएलआर मान लो 10% है, तो बैंक 10 रुपये का या तो कैश रखेगा, थोड़ा पोर्शन गोल्ड का खरीदेगा उसमें से 2-4 रुपए का, और कुछ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब ये 2-4 नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें जो है कंट्रीब्यूट करके वो आरबीआई के नाम पर पैसा बैंक्स अपने आप प्रिजर्व करके रख लेगा.
कैश रिजर्व के केस में वो पैसा आरबीआई तक पहुंचा रहा है, एसएलआर के केस में खुद से वो लिक्विडिटी एक रिजर्व बनाकर रख रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। मैंने आपको एक्चुअल कहानी बता दी है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ आता रहेगा। कौन सी फॉर्म में होता है? ये सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है, ये कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होता है। दिस इज मेंटेन्ड एट आरबीआई। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स, जो भी आपके बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, वो आरबीआई के पास ये पहुंचाते हैं कैश। लेकिन इसके केस में इट इज केप्ट विद द बैंक देमसेल्फ, चाहे वो कोई भी हो, शेड्यूल्ड बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, व्हाटएवर बैंक, अगर एसएलआर मेंटेन हो रहा है वो खुद के पास ही मेंटेन होगा। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1949। पर्पस क्या है? कि बैंक के पास थोड़ी लिक्विडिटी रहे, ऐसा ना हो कि सारा का सारा कैश हमने लेंड ही कर दिया, लेंडिंग में ही दे दिया, तो कल को हमें पैसे की ज़रूरत है एज बैंक, तो हमारे पास लिक्विडिटी है ही नहीं। टू मेंटेन दैट लिक्विडिटी एंड टू ड्रेन एक्सेस मनी आउट, आरबीआई जो है ये सीआरआर रखवाता है। बैंक्स की सॉल्वेंसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए या बैंक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको एक सेफ्टी फंड प्रोवाइड करता है एसएलआर। ठीक है, एसएलआर इसलिए बनता है। परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जितने भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है उसका परसेंटेज होता है सीआरआर। एंड ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होता है एसएलआर, या टिल 40%। दिस इज मैंडेटेड बाय सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। जो आरबीआई एक्ट है ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। सीआरआर आरबीआई एक्ट में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 42 में, और एसएलआर के प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, नहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एसएलआर एंड आरबीआई एक्ट सीआरआर। इंटरेस्ट, क्या आपको कैश सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं। लेकिन क्या आपको एसएलआर पे कोई इंटरेस्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने जो आरबीआई के नाम से सिक्योरिटीज खरीद रखी हैं उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर। इंक्रीज क्यों करते हैं आप? क्यों इंक्रीज करोगे एसएलआर या सीआरआर? आरबीआई, अब यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा सिस्टम आपको समझ में आएगा। आपके पास एज बैंक 100 रुपीज है, बैंक पहले 4 सीआरआर में और 10 वैसे अलग से रखवा रहा है। ठीक है, तो 14% बैंक रखवा रहा है। तो आपके पास कितने बच रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 86 रुपीज बच रहे हैं, और वो आप लोन्स में दे सकते हो। मान लो मुझे लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ानी है, मुझे चाहिए कि यार ग्रोथ हो, तो मैं इसको इंक्रीज करूंगी कि डिक्रीज करूंगी इस 14% को? ऑब्वियसली डिक्रीज करूंगी। अगर मुझे चाहिए कि पैसे का फ्लो और ज़्यादा हो, यानी कि ग्रोथ हो, तो मैं इसको डिक्रीज कर दूंगी। तो कब ये डिक्रीज होता है? जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी होती है। और इसको इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा? अगर मैंने 14 से बढ़ाकर इसको 20% कर दिया, तो मेरे पास लोन्स देने के लिए कितने बचेंगे? सिर्फ 80। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल जब हमें करनी होती है तो हम इनको इंक्रीज करते हैं, सीआरआर को एंड एसएलआर को। एंड दैट इज वाई एंड दैट इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी, या द दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लाइन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या था। सो दिस इज ऑल अबाउट सीआरआर एंड एसएलआर। ऐसे इंडिविजुअली एक एक टॉपिक हम करेंगे अपनी अपकमिंग 10 मिनट सीरीज में। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू एज वेल, जिसमें कि हम आई IFS एंड PPB AFM RBWM चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट क्लासेस में, जिसमें कि 15 से 20 मिनट की आपको क्लासेस इंडिविजुअल मिलेंगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। लाइव क्लासेस होंगी रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। JAB 75 is the code that you can use to avail the offer, and आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे जाकर ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। And that is all for today's video. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.